हिंदी साहित्य लेक्चर 133। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा में पहले हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है अंग्रेजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लॉक व ट्रैगर। इनके अनुसार अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच ए सोसाइटी ग्रुप कॉर्पोरेट्स। दोबारा से बोलता हूँ, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbols by means of which a society group corporates। हिंदी में इसका मतलब है भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, अंग्रेजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लॉक व ट्रैगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है। तो अब देखते हैं परिभाषा बनाने के मुख्य बिंदु। इसमें पहला बिंदु है अतिव्याप्ति दोष न हो, अव्याप्ति दोष न हो और संक्षिप्तता न हो। अब देखते हैं, अतिव्याप्ति दोष न हो, अव्याप्ति दोष न हो और संक्षिप्तता न हो। अतिव्याप्ति दोष न हो, अव्याप्ति दोष न हो और संक्षिप्तता हो। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में विचार शब्द आने से अव्याप्ति दोष पैदा हो गया, क्योंकि भाषा में सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि भावनाओं, सूचनाओं आदि का भी होता है। इसी प्रकार ब्लॉक व ट्रैगर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में भी अव्याप्ति दोष है, क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग शब्दों को शामिल किया गया है। वास्तविकता यह है कि भाषा के माध्यम से सिर्फ परस्पर सहयोग की अभिव्यक्ति ही नहीं होती बल्कि तनाव, विरोध और तटस्थता आदि की भी होती है। दोबारा से पढ़ता हूँ, इसी प्रकार ब्लॉक व ट्रैगर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में भी अव्याप्ति दोष है, क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग शब्दों को शामिल किया गया है। वास्तविकता यह है कि भाषा के माध्यम से सिर्फ परस्पर सहयोग की अभिव्यक्ति ही नहीं होती बल्कि तनाव, विरोध और तटस्थता आदि की भी होती है। अब देखते हैं रूढ़। रूढ़ मतलब होता है ऐसा शब्द जिसे और तोड़कर उसका और अर्थ न निकाला जा सके। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसा शब्द जिसे और तोड़कर उसका और अर्थ न निकाला जा सके। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक क्या है? ऐसा शब्द जिसे तोड़कर उसका एक से अधिक शब्द में अलग किया जा सके। यौगिक क्या है? ऐसा शब्द जिसे तोड़कर उसका एक से अधिक शब्द में अलग किया जा सके। जैसे जिसका शब्द और शब्द दोनों को अलग किया जाए और उसका अर्थ और अर्थ दोनों अलग हो जाए। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ में क्या होता है? दो शब्द है और दो शब्द मिलके फिर एक अलग अर्थ देंगे तो उसे योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे कि मैं फिर से योग रूढ़ की परिभाषा के रूप में पढ़ता हूँ।
दो शब्दों के योग से एक शब्द बना पर उसके अर्थों का योग नहीं हो पाया। दो शब्दों के योग से एक शब्द बना पर उसके अर्थों का योग नहीं हो पाया। कभी कभी दो शब्दों को जोड़कर उसका मौलिक अर्थ निकाला जाए तो वह भी योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंकज। पंकज जो है वो मौलिक अर्थ या यादृच्छिक है जिसका मतलब है कमल का फूल। लेकिन अगर पंकज को दो शब्द में बांट के देखें तो एक शब्द हो जाएगा पंक और एक शब्द हो जाएगा जा। जहाँ पंक का मतलब होता है उगने वाला और जा का मतलब होता है कीचड़ में। अतः कीचड़ में उगने वाला कुछ भी, तो ये फिर अलग शब्द हो जाएगा। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो इसका अलग अर्थ हो जाएगा, लेकिन ये कमल के फूल के रूप में रूढ़ हो चुका है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। यादृच्छिकता का बिंदु संपूर्ण भाषा पर लागू नहीं होती। यौगिक शब्दों के मामले में इसे छोड़ देना चाहिए। ध्वन्यात्मक शब्दों में पूरी तरह से यादृच्छिकता नहीं पाई जाती है सुनने के आधार पर। ध्वन्यात्मक शब्दों में पूरी तरह से यादृच्छिकता नहीं पाई जाती है सुनने के आधार पर। भाषा की उपयुक्त परिभाषा। यदि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ब्लॉक व ट्रैगर की परिभाषाओं में निहित अव्याप्ति दोष को दूर कर दिया जाए तो भाषा की सटीक परिभाषा दी जा सकती है। भोलानाथ तिवारी जैसे भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग संवाद करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं भाषा की नई परिभाषा। भाषा की परंपरागत परिभाषा में कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। पहला है यानी का है, भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कहा गया है, जबकि सच यह है कि सभी शब्द यादृच्छिक नहीं होते। रूढ़ शब्द पूर्णतः यादृच्छिक होते हैं, किंतु यौगिक शब्दों जैसे पुस्तकालय, विद्यालय को पूर्णतः यादृच्छिक मानना उचित नहीं लगता। और खा है, ध्वन्यात्मक शब्दों में भी यादृच्छिकता का गुण वैसे नहीं पाया जाता जैसा सामान्य शब्दों में होता है। उदाहरण के लिए भौंकना शब्द पूर्णतः यादृच्छिक नहीं है, बल्कि श्वान के वास्तविक आवाज़ के तार्किक अनुकरण से बना है। खवाला दोबारा से पढ़ता हूँ। ध्वन्यात्मक शब्दों में भी यादृच्छिकता का गुण वैसे नहीं पाया जाता जैसा सामान्य शब्दों में होता है। उदाहरण के लिए भौंकना शब्द पूर्णतः यादृच्छिक नहीं है, बल्कि श्वान के वास्तविक आवाज़ के तार्किक अनुकरण से बना है। अब देखते हैं मेरे द्वारा दी गई परिभाषा। भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित सामान्यता, फिर से बोलता हूँ, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित सामान्यता, यादृच्छिक व अपवादता तार्किक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग संवाद करते हैं। दोबारा से पढ़ता हूँ। भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित सामान्यता, यादृच्छिक व अपवादता तार्किक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग संवाद करते हैं। अपनी ओर से यह परिभाषा भूलकर भी नहीं लिखनी है। अगर भाषा की परिभाषा पूछे तो पिछली वाली परिभाषा लिखनी है। अगर पूछे भाषा की समान परिभाषा में क्या विसंगतियां हैं तो ही यह ज्ञान देना है। अब हम देखते हैं कमला। जैसे कमला लिखा है, बाढ़ लिखा है, भाषा लिखा है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। जैसे कमला लिखा है तो लापंग मंत्रा ला है, तो इंग्लिश में जब लिखते हैं KAMALA ना, तो जो लास्ट में ए है उसके ऊपर हम एक रेखा खींच देते हैं। इसी प्रकार जब बाढ़ लिखते हैं तो इंग्लिश में जब लिखते हैं BAN तो ए के ऊपर एक रेखा खींच दें, और जब भाषा लिखेंगे तो BHA
SHA यानी जहाँ जहाँ स्वर आ रहा है वहाँ जो ए है, स्वर के स्थान पे जो ए आ रहा है उसके ऊपर अगर हम एक रेखा खींच दें तो इससे भी पता चल सकता है कि वहाँ पे आ की मात्रा है। तो इंग्लिश में ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक सुझाव था। अब देखते हैं भाषा और समाज का संबंध। युगपत उपस्थिति, भाषा समाज संबंध युगपत उपस्थिति। इसमें पहला है समाज का भाषा पर प्रभाव। समाज का भाषा पर प्रभाव, इसमें पहला है भाषा का अस्तित्व समाज पर ही निर्भर है। भाषा का अस्तित्व जो है वो समाज पर ही निर्भर है, जैसे सिंधु घाटी की भाषा और बहुत सारी जनजातीय भाषा। और इसमें दूसरा है भाषा का चरित्र समाज के चरित्र पर निर्भर है, यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा का चरित्र है वो समाज के चरित्र पर निर्भर है। जैसे इसमें अखंडता या आक्रामकता या कठोरता अगर होगी तो भाषा भी कठोर या आक्रामक होगा। मतलब भाषा का चरित्र समाज के चरित्र पर निर्भर है, मतलब अगर समाज जो है अखंडता या आक्रामकता या कठोरता वाला होगा तो भाषा भी कठोर या आक्रामक होगी। जैसे हरियाणा में जो है वो पानी संकट है और राजस्थान में युद्ध संकट है। तो राजस्थान में जब युद्ध संकट है तो वहाँ की भाषा में ओज गुण है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसी में है समाज का भाषा पर प्रभाव में। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट से पहले एक देखते हैं। ब्रज तथा अवधि के क्षेत्रों में परिस्थितियां सामान्य हैं तो ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा में कोमलता है। यानी ब्रज तथा अवधि के क्षेत्रों में परिस्थितियां समान तो ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा में कोमलता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। समाज का जितना विकास उतना ही भाषा का विकास। मतलब इसमें पहला है ज्ञान विज्ञान का विकास तो नए शब्दों का विकास होगा। दूसरा है इसमें समाज का जितना विकास उतना ही भाषा का विकास में अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास। समाज का दुनिया से संपर्क ज़्यादा तो भाषा का ज़्यादा विस्तार होगा। यानी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास होगा तो समाज का दुनिया से संपर्क ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा संपर्क होगा तो भाषा का ज़्यादा विस्तार होगा। अब देखते हैं भाषा का समाज पर प्रभाव। तो भाषा का समाज का प्रभाव ये हम वो जो हैंड आउट मिला है वहाँ से भी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भाषा का समाज पर प्रभाव को दो भागों में देखते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय या सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार या विकास। राष्ट्रीय या सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार या विकास। इसमें है मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और तुलसीदास का रामचरित्र मानस। सकारात्मक में है राष्ट्रीय या सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार या विकास, जिसमें पहला है मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और दूसरा है तुलसीदास का रामचरित्र मानस। और सकारात्मक में दूसरा ही है हमारी भाषा ही हमारे चिंतन का स्तर निर्धारित करती है। हमारी भाषा ही हमारे चिंतन का स्तर निर्धारित करती है, मतलब कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारी भाषा हमें सोचने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसा अज्ञेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं अज्ञेय? हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारी भाषा हमें सोचने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ऐसा अज्ञेय बोलते हैं। और निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिय के सूल। दोबारा से बोलता हूँ, निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिय के सूल। ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं। अब देखते हैं भाषा का समाज पर प्रभाव का नकारात्मक। नकारात्मक में पहला है सामाजिक स्तरीकरण को ये पैदा करता है, यानी ऊंच नीच की भावना इससे आती है। दूसरा है विखंडन की भूमिका। विखंडन की भूमिका में जैसे राज ठाकरे हैं वो मराठी में लिखते हैं और कोई तमिलनाडु में लिखता है, तो विखंडन की भूमिका इससे बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट है भाषा सांस्कृतिक आक्रमण का साधन बनती है।
भाषा सांस्कृतिक आक्रमण का साधन बनती है। ठीक, अब हम देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं यहीं पे। अब आ जाते हैं देवनागरी लिपि संस्कृत की लिपि है। देवनागरी लिपि जो है वो संस्कृत की लिपि है। और इसी के साथ हम इंटर करते हैं टॉपिक नंबर 11, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। अब हम भाषा को 4 भागों में बांटते हैं, एक ध्वनि, एक शब्दावली, एक व्याकरण और एक लिपि। तो जो भाषा में जो हम बांटते हैं ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण, लिपि, तो जो शब्दावली है वो पीसीएस के सिलेबस में है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना है। यूपी पीसीएस के सिलेबस में है। तो भाषा में सबसे पहला है ध्वनि, तो हम ध्वनि से शुरुआत करते हैं। तो मानक हिंदी के ध्वनि व्यवस्था। मानक हिंदी के ध्वनि व्यवस्था, तो मानक हिंदी के ध्वनि व्यवस्था में 59 ध्वनियाँ होती हैं। कितनी? 59, यानी 59। तो 59 में पहला है स्वर जो होते हैं 12, दूसरा है व्यंजन जो होते हैं 45 और तीसरा होता है आयोगवाह जो होते हैं 2। तो स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। स्वर कितने? 12, व्यंजन 45, आयोगवाह 2। तो 45 और 12 हो जाएंगे 57 और 57 2 59 हो जाएंगे। तो स्वर हैं 12। स्वर जो होते हैं किसे कहते हैं? जिसमें जो स्वतंत्र होते हैं और जिसमें अवरोध नहीं होता है वो स्वर है। यानी जिस ध्वनि के उच्चारण के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती हो वो स्वर है। और स्वर कितने होते हैं? 12। व्यंजन 45 होते हैं। व्यंजन क्या है? जिसमें अवरोध होता है, यानी जो अपने स्वतंत्र उच्चारण के लिए किसी और पर निर्भर होती हैं। जो अपने स्वतंत्र उच्चारण के लिए किसी और पर निर्भर होती हैं। व्यंजन 45 होती हैं। 45 में जो 4 हैं वो अंतस्थ व्यंजन हैं। 45 में 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, 8 बाहर से लिए गए और 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन है। तो 4 4 8 और 25 8 हो जाएंगे 33, 33 8 हो जाएगा 33, 8 41 और 41 4 हो जाएगा 45। यानी 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, 8 बाहर से लिए गए और 4 संयुक्त व्यंजन है। और लास्ट में आता है आयोगवाह जो कि 2 है। आयोगवाह क्या है? ना स्वर है ना व्यंजन, पर व्यंजन के ज़्यादा नज़दीक है। तो आयोगवाह क्या है? ना स्वर है ना व्यंजन, पर व्यंजन के नज़दीक है। तो आयोगवाह 2 हैं, एक अंक एक आहा। तो अंक जो है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो आहा है उसे विसर्ग बोलते हैं। तो आयोगवाह 2 हैं, अंक आहा। अंक को अनुस्वार बोलते हैं, आहा को विसर्ग बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले स्वर। मैंने कहा स्वर 12 होते हैं और जो स्वतंत्र या अवरोध जिसमें नहीं होता है, जिस ध्वनि के उच्चारण के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती हो वो स्वर है। और स्वर 12 हैं। तो स्वर को भी 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, एक मूल स्तर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में जैसे आ है, ई है, ऊ है, री है। आ, ई, ऊ, जी, ये जो है ये मूल स्वर हैं। यानी मूल स्वर कितने हो गए? 4। आ, ई, ऊ और री। हमने स्वर में देखा मूल स्वर में 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर क्या है? जब हम छोटा आ को 2 बार लिख देते हैं, छोटा आ गुणे छोटा आ, तो वो बड़ा आ हो जाता है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ये होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। मूल स्वर 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और जब इन्हीं को 2 बार लिख लेते हैं तो वो दीर्घ स्वर बन जाता है। तो दीर्घ स्वर भी 4 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री।
और संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर क्या है? दो स्वरों के मिलके जो बनते हैं वो संयुक्त स्वर हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलके बनेगा ए। छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलके बनेगा ए। छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलके बनेगा ओ। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। छोटा आ प्लस ए बराबर ए। छोटा आ प्लस ए बराबर ए। और छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ। छोटा आ प्लस ए बराबर ए और छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ। तो संयुक्त स्वर भी 4 है, ए ओ ए ओ। ए ओ ए ओ। तो मूल स्वर 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर भी 4 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। और संयुक्त स्वर भी 4 हैं, ए ओ ए ओ। ठीक। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिसमें अवरोध होता है और जो स्वतंत्र नहीं है। तो अवरोध के अनुसार व्यंजन को फिर चार भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? 4 बोल सकते हैं या 5 बोल सकते हैं, जो भी बोले। तो अवरोध के अनुसार हम व्यंजन को मान लीजिए 3 भागों में बांटते हैं। एक है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं। दूसरा है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं। और तीसरा है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जो कि 25 होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 हैं। तो अंतस्थ किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है उसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन? या, र, ला, वा। या, र, ला, वा। या, र, ला, वा। ये है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें जो है ना वो अर्ध स्वर भी कहते हैं। लगभग स्वर की तरह है, क्योंकि अवरोध कम है इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन वो है जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। जैसे एग्जाम्पल है या, र, ला, वा। और ये इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये लगभग स्वर की तरह है, क्योंकि इसमें अवरोध कम है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अवरोध के अनुसार दूसरा जो है वो है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये भी 4 होते हैं। तो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं पहले ये देखते हैं। तो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन मुंह से हवा को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुंह से हवा को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो उसे ही संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि 4 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा सा, खट्टी सा, ह। बड़ा सा, खट्टी सा, ह। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ह। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ह। तो ये जो है ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है। अब तीसरा देखते हैं। अवरोध के अनुसार तीसरा जो है वो है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जो कि 25 है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में जो कि 25 है। तो कहते किसे हैं? जो अंतस्थ तथा संघर्षी के बीच के व्यंजन है। जो अंतस्थ तथा संघर्षी के बीच के व्यंजन है उन्हें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनके सिर्फ जीभ के टच होने से ये निकलते हैं। सिर्फ जीभ के टच होने से मतलब ये बोले जाते हैं। तो ये 25 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये इतने जो है वो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते किसे हैं? जो अंतस्थ तथा संघर्षी के बीच के व्यंजन हैं और जिन्हें बोलने के लिए सिर्फ जीभ के टच होने से ये बोले जाते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है। और म के आगे जो य, र, ल, व है ये अंतस्थ व्यंजन है। और जो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ह है ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है। अब हम देखते हैं अन्य। तो अन्य में जो है वो बाहर से लिए गए। तो बाहर से लिए गए व्यंजन 8 हैं।
तो बाहर से लिए गए 8 व्यंजनों को हम 3 भागों में देखते हैं, एक मराठी, एक अपभ्रंश, एक फारसी। तो मराठी से लिया गया जो ला होता है, जो डबल ला बना रहता है, वो मराठी से लिया गया एक शब्द। अपभ्रंश से 2 शब्द लिया गया, डा के नीचे जो बूंदी होता है और ढा के नीचे जो बूंदी होता है वो अपभ्रंश से लिया गया, यानी डो ढो, ये अपभ्रंश से लिया गया। और फारसी से 5 शब्द लिया गया, का, को, खो, गो, जो, फो। फारसी से 5 शब्द लिया गया, को, खो, गो, जो, फो, को, खो, गो, जो, फो, मतलब जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है। तो बाहर से लिए गए व्यंजन 8 हैं, जिसमें मराठी से 1 शब्द लिया गया, यानी जो डबल ला के तरीके होता है। अपभ्रंश से जो 2 शब्द लिए गए, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, वो शब्द डो ढो। और फारसी से 5 शब्द लिया गया, क, ख, ग, ज, फो, क, ख, ग, ज, फो। ठीक है। अब आखिरी बचता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ जो है ना क्षत्रिय वाला, वो का प्लस खट्टी सा से मिलके बना है, आधा का आधा सा। मतलब ये सब में जो अभी बोलूँगा सब आधा आधा रहेंगे। तो छ जो है वो का प्लस खट्टी सा से मिलके बना है। और जो त्रा है वो त प्लस रा, यानी आधा ता और आधा रा से मिलके बना है, त प्लस रा से मिलके बना है त्रा। ज्ञा जा जो है वो जा प्लस इया से मिलके बना है। और जो स्रा है वो बड़ा सा प्लस रा से मिलके बना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अवरोध के अनुसार, यानी व्यंजन अगर हम बात करें तो 45 होते हैं, जिसमें अवरोध के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया, अंतस्थ, स्पर्शी, संघर्षी या ऊष्म, स्पर्शी या वर्गीय। अंतस्थ 4 होते हैं, या रा ला वा। संघर्षी या ऊष्म 4 होते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। और स्पर्शी या वर्गीय 25 होते हैं, जो अंतस्थ तथा संघर्षी के बीच के व्यंजन हैं, यानी सिर्फ जीभ के टच होने से जो बोले जाते हैं, यानी क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और फिर अन्य के आधार पर बांटा गया कि बाहर से लिए गए, तो बाहर से लिए गए 8 व्यंजन थे, जिनमें मराठी से 1 लिया गया, ला, जो डबल तरीके से होता है, डबल ला मतलब। अपभ्रंश से लिया गया ड और ढ। फारसी से लिया गया क, ख, ग, ज, फ। और फिर लास्ट में आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ होते हैं का, छ बना है का प्लस खट्टी सा से, त्र बना है ता प्लस रा से, ज्ञ बना है जा प्लस इया से, और स्रा बना है बड़ा सा प्लस रा से। तो इसी प्रकार लेक्चर 133 यहीं पे समाप्त होता है।